और सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़कोट की, जहां बड़कोट में अग्निकांड हुआ है। देर रात 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया और मकान धू धू कर जलता दिखाई दिया। इन तस्वीरों से आप आग की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीरें बड़कोट के पिंडकी गांव की हैं, जहां 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि वक्त रहते घर के लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन घर का सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। इतना ही नहीं, आसपास के कुछ मकान भी इस आग की चपेट में आ गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पहली नजर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो बड़कोट में शॉर्ट सर्किट से ये अग्निकांड हुआ है। 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। तस्वीरें देखिए, आग कितनी भयानक थी उसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से लग जाएगा। पूरा 2 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया और इस आग की चपेट में कुछ और मकान भी आए हैं। जो आसपास मकान थे वो भी इस आग की चपेट में आ गए। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर कई घंटों बाद काबू पाया जा सका। गनीमत ये रही कि इस घर में जो लोग रह रहे थे उन्होंने वक्त पर इस घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली, वरना कोई अनहोनी हो सकती थी। बड़कोट की ये तस्वीरें हैं। शॉर्ट सर्किट से 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि आग की लपटों ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया है। देखते ही देखते ये मकान जलकर खाक हो गया। कुछ और मकानों को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। और प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है वो ये है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आगे बढ़ते हैं, फतेहपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू होकर एक ट्रैक्टर पलटा और इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी खबर मलवा थाने के सहेली गांव की ये घटना है, जहां पर एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। मलवा थाने के सहेली गांव के भसरवा मोड़ के पास ये लोग एक ट्रैक्टर में सवार होकर भूसा लेने के लिए जा रहे थे, तभी अचानक ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। तो फतेहपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलटा है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बागपत के मवी कला से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा और कुछ ही देर में मवी कला से यह यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। मवी कला से शामली की ओर बढ़ेगी यह यात्रा। तो यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन। आज बागपत के मवी कला गांव से इस यात्रा की कुछ देर में शुरुआत होगी। मवी कला से शामली की ओर यह यात्रा बढ़ेगी। पश्चिम की राजनीति में नए समीकरण के भी संकेत मिल सकते हैं। तो दूसरे दिन बागपत के मवी कला से शुरुआत होगी। 3 दिन में 3 जिलों से होकर गुजरनी थी ये यात्रा। आज दूसरा दिन है। आज बागपत के मवी कला गांव से इसकी शुरुआत होगी। जयंत के तपस्वी राहुल पश्चिम में बजा बिगुल। विपक्ष का दूर से नमस्कार, क्या राहुल कर पाएंगे चमत्कार? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद के लोनी से होती हुई बागपत पहुंच गई है, लेकिन इस यात्रा में सबसे ज्यादा चर्चा जयंत चौधरी की इस ट्वीट की हो रही है, जिसमें जयंत चौधरी ने राहुल की तुलना तपस्वी से की, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव ने भी राहुल के नाम एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें अखिलेश ने राहुल की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी थी। लेकिन जिस तरह से जयंत ने राहुल की तुलना तपस्वी से की, उससे सवाल बड़ा हो गया कि क्या जयंत अपने लिए 2024 के लिए गठबंधन की नई संभावनाएं तलाश रहे हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में जयंत की पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन जयंत अगर कांग्रेस के साथ जाते हैं तो उनको इसका फायदा पश्चिमी यूपी के साथ साथ हरियाणा और राजस्थान में भी हो सकता है।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का न्योता मिलने के बावजूद जयंत चौधरी भले ही यात्रा में शामिल ना हुए हों, लेकिन राहुल गांधी को जयंत चौधरी ने तपस्वी बताकर नए सियासी संकेत जरूर दे दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जयंत चौधरी नए विकल्प की तलाश में हों और ऐसे में राहुल गांधी के बागपत आते ही उन्होंने बड़ा सियासी दांव चल दिया, जिसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस ने राहुल की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए यूपी से आने वाले विपक्ष के कई नेताओं को न्योता दिया था, लेकिन कोई भी विपक्ष का नेता पहले दिन राहुल के ध्वज तले आकर खड़ा नहीं हुआ। जानकार इसके पीछे यूपी में कांग्रेस के खसकते जनाधार को भी बड़ी वजह मान रहे, क्योंकि अगर वो कांग्रेस को अपने साथ जोड़ते हैं तो नुकसान उन्हीं को होगा। क्योंकि 2017 में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन कांग्रेस 100 सीटें ले ली और जीत पाई सिर्फ 7। मतलब यूपी की क्षेत्रीय पार्टियों के लिए कांग्रेस किसी हाथी की तरह है जिसकी खुराक ज्यादा है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के मंच पर राहुल को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का साथ जरूर मिला, जो यात्रा के बीच में राहुल और प्रियंका को गले लगाते नजर आए। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासत उस वक्त गर्मा गई जब भाजपा ने राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर मोर्चा खोल दिया। मैं कह सकता हूं दावे के साथ कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फेल साबित हो चुकी है, फ्लॉप तो साबित है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी और उनकी टीम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि छूते छूते निकल रही है। उत्तर प्रदेश में आने की उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से दुराव होने के कारण, क्योंकि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके वो लोकसभा के आम चुनाव में केरल चले गए थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार भी निराश किया है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी चला रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले पार्टी को जोड़ लें, पार्टी में सहमति बना लें। इसलिए ये उनकी हताशा का ही प्रचायक है। कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ करना है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस की सच्चाई कौन नहीं जानता है। जिस कांग्रेस पार्टी ने 50 साल भारत के केंद्र और भारत के प्रदेशों में सरकारें चलाई हो, जिनका पूरा केंद्र बिंदु परिवारवाद रहा हो, भ्रष्टाचार रहा हो, आज वो यात्रा करके यूपी के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कोई यात्रा नहीं है, ये यात्रा तो यूपी को केवल छू छू कर निकल रही है। और इस यात्रा में भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने यूपी की जनता को धोखा दिया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि दरअसल ये यात्रा यूपी में जैसे ही घुसी, इस यात्रा ने घुटने टेक दिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है कि वो अमेठी आकर चुनाव लड़ें। लेकिन जहां भाजपा राहुल की यात्रा के खिलाफ मोर्चा खोल रही, वहीं राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास और अयोध्या की रसिक पीठाधीश्वर जन्मेजय शरण राहुल गांधी को उनकी यात्रा के लिए चिट्ठी लिखकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमने शुभकामनाएं दिया है और एक पत्र जारी किया है कि ठीक है, आप भारत जोड़ो यात्रा है वो आप सफलता आपको मिलेगी। हम राहुल गांधी जी की यात्रा मंगलमय हो, इसकी बहुत बहुत शुभकामना इस सिद्ध पीठ रसिक उपासना की आचार्य पीठ से दे रहा हूँ। उनका भविष्य उज्ज्वल हो, शतायु हो। हालांकि राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने राहुल की दीर्घायु और भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की कामना ऐसे समय में की है जब राहुल की भगवान राम से तुलना करने पर हाल ही में साधु संतों का गुस्सा भड़क गया था और सबसे ज्यादा विरोध अयोध्या से ही हुआ था। अब सवाल बड़ा है कि राहुल की यात्रा क्या यूपी की जनता के दिल में जगह बना पाएगी या फिर बात धन्यवाद, तपस्वी और शुभकामनाओं जैसे संदेश के साथ खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हुए बात निकाय चुनाव की करते हैं। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी सरकार की एसएलपी पर आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये एसएलपी दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। हाईकोर्ट ने तुरंत चुनाव कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद यूपी सरकार के ओबीसी नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। सरकार ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराना चाहती है। यूपी सरकार ने 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया और आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में 6 महीने का वक्त लगेगा। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और आज अहम दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट में निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई होगी।
निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर कराए जाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दाखिल की है उस पर आज सुनवाई होगी। यह सुनवाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ सरकार ने डेडिकेटेड पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी सरकार गई है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से कम पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराने की अनुमति मिल सके। वहीं समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ऐसे में आज की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ओबीसी आरक्षण का कुरुक्षेत्र, सुप्रीम कोर्ट में कानूनी महाभारत। ओबीसी आरक्षण के भविष्य का फैसला किसे मिलेगा? 50% वोट का किला। ओबीसी आरक्षण पर छिड़ी जंग के बीच सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होगा या बिना आरक्षण के, इसका फैसला होना है। क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले को जहां एक तरफ सरकार ने चुनौती दी है, वहीं एक याचिका समाजवादी पार्टी ने भी दाखिल की। दोनों की कोशिश खुद को सबसे बड़ा ओबीसी हितैषी दिखाने की है, क्योंकि ये लड़ाई उस 50% वोट की है जो यूपी की सत्ता की सबसे बड़ी चाबी है। यही वजह है कि कोर्ट की सुनवाई से पहले भाजपा अपने सभी ओबीसी मंत्री और तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के जरिए ये संदेश देने में जुट गई कि वो पिछड़ा विरोधी बिल्कुल नहीं। ओबीसी पिछड़ा जाति के लोगों को सही अगर सम्मान दिया है तो 2018 में मोदी जी ने ही दिया है कि आयोग को संवैधानिक स्टेटस दे दिया, ताकत दी, हथियार दी हाथ में, ढाल भी दी, हथियार भी दिया है। ओबीसी के लिए सरकार ने कैबिनेट में स्थान दिया है अधिक से अधिक। यहाँ की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 22 मंत्री बनाए कि ओबीसी को स्थान भी दिया। दरअसल निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर मचे बवाल और विपक्ष के पिछड़ा तानों के बीच भाजपा ने मंगलवार को एक बड़ी बैठक की, जिसमें भाजपा के ओबीसी मोर्चा के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। भाजपा की कोशिश ओबीसी संग्राम पर छिड़ी इस जंग को हर हाल में जीतने की है, ताकि जो वोट पिछले 8 साल से उसका राज तिलक करता रहा है वो आगे भी बना रहे। भारत सरकार में 27 मंत्रियों को बनाना, आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात करना, या फिर नीट में आरक्षण देने की बात हो, चाहे सैनिक स्कूल या नवोदय स्कूल केंद्रीय विद्यालय उनमें आरक्षण देने की बात हो, या मैं कहूँ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से संगठन में और सरकार में ओबीसी को महत्व दिया गया है, मुझे लगता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को निकाय के चुनाव में देना चाहती थी, उस लाभ से वंचित करने की कोशिश समाजवादी पार्टी, दूसरी पार्टी के लोगों ने की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विरोधी पार्टियों के इस मंसूबे को कतन भी पूरा नहीं होने देगी। भाजपा की सरकार ओबीसी वर्ग के लोगों को 100% जो उनका हक है उसी हक के आधार पे, आरक्षण के आधार पे चुनाव कराएगी। बैठक में ये रणनीति तय हुई है कि अब ओबीसी मोर्चा प्रदेश के सभी जिलों में, सभी मंडलों में एक अभियान चलाएगा। अभियान इसलिए चलाएगा कि जो विपक्ष है वो बार बार यही कह रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ा विरोधी है, इसीलिए इस तरीके से उसने जो पूरा आरक्षण था, ओबीसी आरक्षण, वो गलत तरीके से दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। और अब ये जो अभियान चलाया जाएगा, ओबीसी मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि विपक्ष के इसी झूठ का पर्दाफाश इस अभियान के जरिए किया जाएगा। लेकिन विपक्ष हाथ आए इस मौके को गंवाने के मूड में बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव पहले दिन से भाजपा पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं वो अब भाजपा पर चुनाव से भागने का भी आरोप लगाने लगे हैं। निकाय चुनाव से सरकार भागना चाहती थी। निकाय चुनाव में जो मुद्दे होते, कूड़े के, गंदगी के, डेंगू के, ट्रैफिक के, उसका क्या इंतजाम है? अरे हमने वहाँ जाकर के मिठाई खा ली, बीजेपी के लोग कहते कि हमने जाम लगा दिया। अरे शहर में तुमने कोई इंतजाम ही नहीं किया, नालियां भरी पड़ी, बताओ कूड़ा यहाँ फेंक रहे हो तुम बगल में। अखिलेश की माने तो वक्त पर ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट न करना भाजपा की चुनाव से बचने की साजिश है। गौरतलब है कि ये पूरा मामला ओबीसी आरक्षण की
ट्रिपल टेस्टिंग की वजह से फंसा है। हालांकि सरकार ऐलान कर चुकी है कि वो बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में किसकी मुहिम रंग लाएंगी, क्योंकि एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ सपा भी लाइन में लगी है, जो ओबीसी आरक्षण की लड़ाई को दलित आरक्षण से जोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते और बड़ी खबर आपको बता दें, सपा विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताएं। इरफान सोलंकी की कानपुर कोर्ट में आज पेशी है। सोलंकी को महाराजगंज जेल से कन्नौज जेल ले जाया गया। बड़ी खबर, सुबह 9 बजे कानपुर के लिए रवाना होंगे इरफान सोलंकी। कन्नौज जेल लाया गया उन्हें महाराजगंज जेल से, और आज सुबह 9 बजे कानपुर के लिए इरफान सोलंकी रवाना होंगे। इरफान सोलंकी पर रंगदारी और धमकाने का मामला है। बीजेपी नेता अकील अहमद की शिकायत पर सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं, क्योंकि आजम खान पर एक और हेट स्पीच के मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसके तहत उन्हें अब अपने बचाव में लिखित सवालों का जवाब देना होगा। तो एक बार फिर सवालों के घेरे में आजम खान, हेट स्पीच मामले में खुद का बचाव करना होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टांडा थाने में दर्ज मामले में सुनवाई होगी। आज आजम खान को लिखित में जवाब देना होगा। 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आजम खान को जवाब देना होगा। 8 अप्रैल 2019 को भड़काऊ भाषण दिया था और इस मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी। यह मामला 8 अप्रैल 2019 का है, जब रामपुर लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान दी गई हेट स्पीच का यह मामला है, जिसमें उन्होंने विवादित बयान दिया था। आगे बढ़ते, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में भी आज सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज सुनवाई होगी। दोपहर 2:30 बजे सुनवाई का वक्त रखा गया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की याचिका है, जिस पर सुनवाई होगी जिला जज की अदालत में। और शाहजहांपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मालगाड़ी का डिब्बा डिरेल हुआ है। रैंक पॉइंट पर मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतरा है। रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया इस बात से। यार्ड से रेलवे जंक्शन पहुंच रही थी मालगाड़ी और इसी दौरान मालगाड़ी का डिब्बा डिरेल हो गया। शाहजहांपुर के रौजा रेलवे स्टेशन की यह घटना है, जहां मालगाड़ी का डिब्बा डिरेल हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यार्ड से रेलवे जंक्शन पहुंच रही थी मालगाड़ी और इसी दौरान इसका डिब्बा डिरेल हो गया, जिससे रेल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। यूपी को निवेश का हब बनाने में जुटे सीएम योगी। यूपी में निवेश के लिए मुंबई जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्योगपतियों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। तो यूपी में निवेश के लिए मुंबई जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्योगपतियों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। 5 जनवरी को मुंबई में रोड शो भी होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले उद्योगपतियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक होगी। और अब बात 80 का टारगेट, लखनऊ का दिल्ली गेट, क्योंकि 2024 का चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन भाजपा अभी से अपनी तैयारियों में जुट गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने 2 दिन तक कई बैठकें की है, जिसमें 2019 में हारी हुई सीट पर मंथन से लेकर कमजोर बूथ और आने वाले वक्त में होने वाले फेरबदल पर खूब चर्चा की गई है। अब भाजपा की यही तैयारी विपक्षी खेमे में खलबली मचा रही है। अस्सी का टारगेट, लखनऊ का दिल्ली गेट। चौबीस की तैयारी, भगवा ब्रिगेड को मिली जिम्मेदारी। 2024 की चुनावी जंग में भले ही अभी 14 महीनों का वक्त हो, लेकिन भाजपा अभी से दिल्ली में जीत की हैट्रिक के लिए स्क्रिप्ट लिखने में जुट चुकी है, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने 2 दिन तक अलग अलग सेशन की बैठक की है, जिसमें सूबे की सियासत का पारा चढ़ चुका है, क्योंकि बीएल संतोष ने पार्टी पदाधिकारियों से लेकर बूथ स्तर के सभी लोगों को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी है। मतलब किसका क्या काम है
कब तक पूरा करना है ये सब बीएल संतोष ने समझा दिया है। दरअसल भाजपा की नजर यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का कमल खिलाने की है और सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर है जिन्हें भाजपा 2019 में हार गई थी। भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी समय हो, लेकिन बीजेपी इस चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है। इसके अलावा जो निकाय के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की तैयारी उसे लेकर भी है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 2 दिन के लखनऊ दौरे पर जब रहे तो तकरीबन 12 घंटे तक उन्होंने अलग अलग सेशन में बैठकें की। पहले दिन 6.5 घंटे लंबी बैठक पार्टी कार्यालय पर की और फिर उसके बाद कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई। आपको बता दें कि बीएल संतोष ने पहले दिन 3 अलग अलग सेशन में तकरीबन 6.5 घंटे तक बैठक की, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों के साथ साथ सभी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी के साथ बैठक की। वहीं दूसरी बैठक सभी मोर्चों के अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ की। हर बैठक में बीएल संतोष ने संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की, साथ ही संगठन में फेरबदल के संकेत भी दिए। हमारे यहाँ संगठनात्मक व्यवस्था एक काल अवधि के लिए होती है। अभी मिड सेशन के लिए मुझे काम दिया है पार्टी ने और मैं पार्टी के नेतृत्व से बातचीत करके, आज भाई साहब भी आए हैं हमारे संगठन मंत्री जी, उनसे बातचीत करके अगर अनुमति मिलेगी तो आंशिक परिवर्तन की ओर बढ़ेगी। वहीं तीसरी बैठक सीएम आवास पर भी हुई थी, जिसमें बीएल संतोष, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और यूपी भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह शामिल हुए थे। ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। इस कोर कमेटी की बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय कैसे बनाया जाए, इसे लेकर जमकर चर्चा हुई। साथ ही निगम बोर्ड आयोग में जो पद खाली पड़े हैं उन्हें भी जल्द भरने की बात कही गई। इसके अलावा जो 6 एमएलसी मनोनीत होने हैं उनके नाम भी जल्द ही घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए 5 सीटों पर जो वोटिंग होनी है उसके लिए भी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। दावे के साथ कह रहा हूं, 2023 का चुनाव, 2024 का चुनाव, जो भी चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, ओबीसी समाज का एक एक बच्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ा होगा और हर चुनाव में जीत दिला के अपने दायित्व का निर्वाह करेगा। बीजेपी की तैयारी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 में 80 सीटें जीती जाए। उस रणनीति पर भी चर्चा हुई और साथ ही साथ जब निकाय के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में तो कैसे 17 नगर निगमों में, 200 नगर पालिकाओं में और 500 से ज्यादा जो नगर पंचायतें हैं वहां जीत हासिल की जाए, इस रणनीति पर भी चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में संगठन में भी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बीएल संतोष के साथ जो बैठक हुई है उसमें संगठनात्मक परिवर्तन, बदलाव पर भी चर्चा हुई है। जबकि दूसरे दिन राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने सबसे पहले अवध क्षेत्र के कार्यालय पर जाकर लखनऊ महानगर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में लखनऊ महानगर के सभी विधायक शामिल हुए। फिर पूरे प्रदेश में भाजपा के जितने भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनके साथ भी पार्टी कार्यालय पर बैठक की। जबकि आखिरी बैठक बीएल संतोष ने मीडिया और सोशल मीडिया टीम के साथ की और उन्हें साफ तौर पर विपक्ष के आरोपों को कैसे जवाब देना है, कैसे सोशल मीडिया में अपनी बात रखनी है, इन सारी चीजों को लेकर टिप्स भी दी। मतलब एकदम साफ है, भाजपा 2024 में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। वो अपनी जीत वाली लकीर को और बड़ा करना चाहती है। वहीं भाजपा की नजर स्थानीय निकाय चुनाव पर भी है, जिसे जानकार 2024 का सेमीफाइनल बता रहे हैं। माना जा रहा है कि भाजपा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूपी आने से पहले अपनी पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि अमित शाह 2 दिन के दौरे पर यूपी आने वाले हैं, जिसे भाजपा की बड़ी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।